साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्टडी टाइम में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है और हम आपके सामने उपस्थित हैं। अब देखिए, संवैधानिक जो विकास हमारा चल रहा है उसके अगले क्रम में आज हम भारत शासन अधिनियम 1909 के विषय में उसके तथ्यों की पड़ताल करेंगे। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1909 हमारे देश में ब्रिटेन से बन कर के आया। जैसा कि आप जानते हैं, सारे ही कानून आ रहे। तो इस कानून के तथ्यों की पड़ताल करने से पहले भारत में आसपास की परिस्थितियों का भी अवलोकन कर लेते हैं। जैसे मैंने पिछले एक्ट के अध्ययन में आप लोगों को बताया, 1892 के एक्ट में मैंने आपको बताया था कि 1885 में, यानी उसके पहले, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। कांग्रेस की स्थापना के पीछे भी लॉर्ड डफरिन का योगदान था, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, और A.O. ह्यूम इसके प्रथम अध्यक्ष रहे, वो भी अंग्रेज थे। तो ये संस्था बनी। अब इसके बाद ये 1909 का भारत शासन अधिनियम आया। 1909 के पहले 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग का गठन किया। अब देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी जिसमें हिंदुओं का बाहुल्य है, हालांकि कांग्रेस ने कभी इस चीज़ को नहीं माना कि हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया। अब देखिए, एक तरफ कांग्रेस का संगठन है, 1885 में बन के तैयार हो गया था, और ये भारत शासन अधिनियम आने से पहले 1906 में ही ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने जो है उसको मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। और एक मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में भारत सचिव जॉन मार्ले से मिला। जॉन मार्ले से मिलकर के उन्होंने ये उनसे गुहार की, ये मांग की कि भाई, हम आपके पहले भी निष्ठावान रहे और आगे भविष्य में भी आपके प्रति हम निष्ठा रखेंगे, लेकिन हमारा धर्म अलग है, हमारे आचरण अलग हैं, और हमारी काफ़ी बड़ी जनसंख्या है। क्योंकि पहले, आज पाकिस्तान आप देख रहे हैं, पहले तो सब भारत ही था। आज बांग्लादेश देख रहे हैं, वो सब बंगाल ही था। तो हमारी काफ़ी बड़ी संख्या में आबादी है, जनसंख्या है, तो हमें अलग से प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में मिलना चाहिए। ये मांग इंग्लैंड में जाकर के सर आगा खां ने, एक प्रतिनिधि मंडल जो मुसलमानों का था, वो विशेष तौर से मुसलमानों के लिए वहाँ उसने पृथक निर्वाचन की मांग रखी। लेकिन जॉन मार्ले, जो भारत सचिव थे, उन्होंने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसको ठुकरा दिया। प्रतिनिधि मंडल अपना समूह लेके वापस चला आया। लेकिन जॉन मार्ले, जो आगा खां के द्वारा वो जो पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की मांग, उसको उनको तो वापस कर दिया, नहीं मानी उनकी बात। लेकिन जो भारत में जो वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो से परामर्श किया कि भाई, मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आया था और ये
मांग उनकी है, इस पे क्या किया जाए। तो लॉर्ड मिंटो ने उस समय उनके दिमाग में क्या था क्या नहीं था ये तो वो जाने। उन्होंने इस मुसलमानों की मांग को स्वीकार कर लिया, इस पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। अब परामर्श उनसे करना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो तो जो जान मारले हैं भारत सचिव वो तो ब्रिटेन में बैठे और वायसराय है लॉर्ड मिंटो, ये भारत में है। इनको भारत की परिस्थिति के विषय में, वस्तु स्थिति के विषय में नॉलेज है, तो परामर्श तो वायसराय से करना ही पड़ेगा। बिना वायसराय के परामर्श किए कुछ हो ही नहीं सकता। तो मिंटो ने मुसलमानों की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहली बार भारत में 1909 के भारत शासन अधिनियम में ये पृथक निर्वाचन, पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और आज हम ये भी कह देते हैं कि लॉर्ड मिंटो जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे, उनको भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। जो आज सांप्रदायिकता की कॉन्सेप्ट है, जो आज आप देख रहे हैं, तो ये भारत शासन अधिनियम 1909 से इसकी शुरुआत मानी जाती है और लॉर्ड मिंटो को इसका जनक माना जाता है। आइए देखते हैं। ये तो बहुत मोटी मोटी बात है और बहुत मोटे तथ्य हैं जो सभी लोगों को पता है। आइए अब इसके महीन तथ्यों के विषय में भी जानकारी कर लें, इस एक्ट में और क्या क्या चीज़ है। तो आइए साथियों, इसको नज़र डालते हैं और इसके अलावा और तथ्य कौन से हैं। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया, अभी पृथक निर्वाचन का अर्थ भी हम बताएंगे। आइए देखते हैं और कौन से इसमें प्रावधान किए गए थे। देखिए, सबसे पहला जो प्रावधान है, केंद्रीय व्यवस्थापिका जो थी, जो गवर्नर जनरल में, जैसा कि मैंने पिछले अधिनियमों में आपको बताया कि गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया जा रहा धीरे धीरे। पहले 6 से 12 सदस्य रखे गए बाहर के, उसमें आधे गैर सरकारी होते थे, फिर बढ़ा करके 16 कर दिए गए। अब 1909 के इस भारत शासन अधिनियम में 16 से बढ़ा करके 60 कर दिए गए। 16 से बढ़ा के 60 कर दिए गए, यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में। अब यहाँ देखिए, अब धीरे धीरे एक संसद का निर्माण, संसद का रूप, गवर्नर जनरल की परिषद जो है वो संसद का रूप ले रही है, एक सूक्ष्म संसद का रूप ले रही है। 16 से बढ़ा के 60 सदस्य कर दिए गए। अब 60 सदस्यों का गणित समझ लीजिए कि 60 सदस्य ये किस किस तरीके से होते थे, कहाँ कहाँ से आते थे। तो इसका गणित आइए समझ लेते हैं। अब देखिए, 60 तो कहा है, लेकिन सुमित सरकार, जो आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, उसमें सुमित सरकार जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि 60 नहीं 69 थे। 60 का तो विस्तार किया गया था, 60 बढ़ाई गई थी संख्या, लेकिन 9 उसमें सदस्य पदेन सदस्य थे जिनका निर्वाचन नहीं होना है। तो पदेन सदस्य की संख्या मिलाकर के 69 हो गई। अब 69 का गणित समझ लीजिए, 69 कैसे आते थे। अब देखिए, 69 में 37 सरकारी अधिकारी हो गए। अब सरकारी अधिकारी का मतलब कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, वो सारे के सारे अंग्रेज ही होंगे, क्योंकि इतना बड़ा अधिकारी जो गवर्नर जनरल की परिषद की काउंसिल का विस्तार करे जाके, तो उसमें कोई इसमें भारतीय नहीं थे। इसमें जो 37 ये सरकारी अधिकारी हैं, इनकी संख्या 37 है और इनका जो बहुमत इन्हीं का सबसे ज़्यादा है। अब इसके बाद जो गैर सरकारी सदस्य हैं, इनकी संख्या 32 है। 37 और 32 मिलाकर के 69 हो गई। तो जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो 32 हैं। अब 37 तो सरकारी सदस्य हैं, तो उनका तो हटा दीजिए अलग, वो तो फिक्स हैं। अब इनका गणित समझ लीजिए कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं 32, इनका गणित ये कहाँ से आए। तो अब देखिए, 32 में 5 नामजद किए जाएंगे, यानी ये नामित किए जाएंगे। इनका ये कहीं से चुन के नहीं आएंगे, इनको नामित कर दिया जाएगा। अब 27 चुने हुए होंगे, 27 सदस्य बचे, 27 चुने हुए होंगे। अब वो चुने हुओं का गणित,
अब देखिए चुने हुए कितने प्रकार के चुने हुए होंगे। 27 में से 8 जो पृथक निर्वाचन किया गया है मुसलमानों के लिए, उनके 8 पृथक निर्वाचन क्षेत्रों से 8 प्रतिनिधि मुसलमानों के चुन करके आएंगे केंद्रीय विधान परिषद में। अब इसको हम गवर्नर जनरल की काउंसिल नहीं कहेंगे, अब इसको केंद्रीय विधान परिषद कहेंगे। अभी इसने सूक्ष्म संसद का रूप ये ले रही है, अब इसको केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जानेंगे। तो अब देखिए ये 32 सदस्य गैर सरकारी थे, 32 में से 5 नामजद किए गए ये वायसराय के द्वारा, ये गवर्नर सॉरी ये 5 वायसराय के द्वारा नामित किए जाएंगे। जो गवर्नर जनरल है हमारा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसी को वायसराय कहते हैं। जो क्राउन से जब वो नियुक्त होने लगा तो उसको वायसराय कहने लगे। तो वायसराय के द्वारा ये 5 नामित किए जाएंगे। अब बचे 27 में से 8 मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों से आएंगे। 8 4 होंगे ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य जो है ब्रिटिश पूंजीपतियों को, इनकी संख्या 4 होगी, चुन करके भेजेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक निर्वाचक मंडल आप उसको मान लीजिए, तो उसमें से 4 ब्रिटिश पूंजीपतियों को भेजा जाएगा। अगला है दो दो बड़े जमींदार, उनके लिए आरक्षित है, जमींदार ही आएंगे 2। इसके बाद 13 बचे, 13 सामान्य निर्वाचन से आएंगे। अब देखिए सब रिजर्व हो गए। ये 27 का खेल है, 27 का गणित है। गैर सरकारी टोटल थे 32 में 5 तो हटा दीजिए, वायसराय के द्वारा नियुक्त हो गए। अब बचे 27 में से 8, फिर समझ लीजिए बोर्ड छोटा है, हो सकता है ये बोर्ड में लिखे हुए अक्षर आपको समझ में ना आ रहे हों, तो मेरी भाषा की तरफ ध्यान दीजिए। हम आपको समझा रहे हैं कि 27 ये चुने हुए बचे। इस 27 चुने हुए में 8 जो है पृथक निर्वाचन, एक बार पुनः समझ लीजिए कि 8 मुस्लिम क्षेत्रों से आएंगे जो पृथक निर्वाचन उनको दिया गया है। इसके बाद 4 ये ब्रिटिश पूंजीपति हैं, बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, ब्रिटिश पूंजीपति, ये अंग्रेज हैं। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। ये 4 चुन करके भेजे जाएंगे। ये रिजर्व हो गए, मुसलमान रिजर्व हो गए। इसके बाद 2 जमींदार, 2 बड़े जमींदार के लिए सीटें आरक्षित हैं, वो चुन करके आएंगे, ये भी रिजर्व हो गए। इसके बाद 13 बचे, 13 सामान्य निर्वाचन से आएंगे। वो सामान्य निर्वाचन साथियों जो है वो कोई जनता का नहीं है कि जनता उनको चुन के भेजेगी। ये सामान्य निर्वाचन जो प्रांतों में जो प्रांतीय जो विधान परिषद बनी हुई हैं हाल ही में, उनमें जो सदस्य हैं, जो उनका निर्माण कर रहे हैं, जो सदस्य संख्या उनकी बढ़ रही है, उनके द्वारा ये चुने जाएंगे। सामान्य का मतलब उसमें कोई भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम से और उसमें कोई लेना देना नहीं है। उसमें कोई सामान्य, उसका नाम ही सामान्य है, तो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का उसमें हो सकता है। तो ये 13 केवल सामान्य निर्वाचन से आएंगे और इनको प्रांतों की जो विधान परिषदें हैं उनके सदस्य इनको चुनेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखिए इतनी तो ये गणित जो सबसे महत्वपूर्ण गणित थी, ये दरअसल जो कंप्यूटर हैं वो इतनी गहराई में नहीं जा पाते हैं, लेकिन ये गहराई ज़रूर है इसमें, लेकिन इससे पूरी तस्वीर सामने आती है कि क्या हो रहा है। इसको जो वस्तु स्थिति है उसको समझने में बड़ी, इसको समझने में, इसको जान लेने से बड़ी आसानी होती है कि किस तरीके से धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी आम जनता का कोई लेना देना नहीं है इस शासन से। यद्यपि कुछ भारतीयों को जो बड़े आला दर्जे के हैं, बड़े बड़े जमींदार, ब्रिटिश अंग्रेज हैं, राजे रजवाड़े, अभी उनका इसमें अभी काम चल रहा है, उनको वरीयता दी जा रही है। आम जनमानस का, अच्छे खासे आदमी का भी इसमें कोई रोल अभी नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि जब ये कानून बन के आने लगे और जब भारतीयों को थोड़ा, राजे रजवाड़े, जैसा कि मैंने भी बताया आपको
ये जब इसमें इनको जगह मिलने लगी तो देखिए समाज में सुगबुगाहट आ गई, समाज धीरे धीरे जागने लगा। और उस जागने के दो बिंदु हैं, दो बिंदु बड़े बड़े हैं कि देखिए समाज भारत में मतलब जगवाही होने लगी, लोग जागने लगे बुद्धिजीवी। 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ, कांग्रेस की स्थापना हो गई। वहाँ तो नहीं कोई अंग्रेज है, वो तो सब भारतीयों की ही है। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अब देखिए कैसे जागरूकता धीरे धीरे अब ये जो भारतीय हैं ये शासन की नीतियों को आम जनता तक ये पहुंचाएंगे, बुद्धिजीवियों तक पहुंचाएंगे। अब देखिए धीरे धीरे कैसे शुरुआत हो रही है। अब देखिए अगला इसका तथ्य को जान लेते हैं कि वायसराय की परिषद में जो वायसराय थे हमारे लॉर्ड मिंटो, उनकी परिषद में 5वें सदस्य के रूप में पहली बार किसी भारतीय को मतलब जगह दी गई, विधिवेत्ता के रूप में, कानून विशेषज्ञ के रूप में। और ये हमारे पहले भारतीय व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में थे, वायसराय की काउंसिल में। ये इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जी हाँ साथियों, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं जो काउंसिल के सदस्य रहे भारत में। इसके बाद मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। अब मैं थोड़ा पृथक निर्वाचन का अर्थ बता दूं। बहुत से लोग पृथक निर्वाचन का मतलब नहीं जानते होंगे। पृथक निर्वाचन होता क्या है? दरअसल पृथक निर्वाचन जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पर जो प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा वो मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा और वहां एक वोट मुसलमानों को अतिरिक्त देने की व्यवस्था होती है। या फिर ये कहें कि मुसलमान ही खड़ा होगा, मुसलमान ही वोट उसमें देगा मुसलमान को, तो ये रिजर्व हो गई सीट कि दूसरा कोई वोट नहीं दे सकता है, मुसलमान ही देगा, तो ऑटोमेटिक वो जीतेगा व्यक्ति। तो ये पृथक निर्वाचन यानी अन्य सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से जो समुदाय विशेष के निर्वाचन क्षेत्र हैं जहाँ पर उनकी जनसंख्या ज़्यादा है उनको पृथक कर देना, उनके निर्वाचनों को पृथक कर देना और वही वोट वही प्रत्याशी उसी संप्रदाय का खड़ा होगा और उसी संप्रदाय के लोग उसको वोट देंगे, ऑटोमेटिक वो जीतेगा। ये पृथक निर्वाचन है। अब देखिए प्रांतों में तो गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को अनुमति मिल गई, लेकिन केंद्रीय जो अभी मैंने आपको ये खाका बताया कि केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का कोई बोलबाला नहीं है, उसमें सरकारी सदस्यों का ही बोलबाला है और उनका बहुमत है। तो ये इस 1909 के अधिनियम की खास बातें साथियों थी, इसको नोट कर लें। हाँ देखिए साथियों, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, हालांकि इसमें बहुत ही ब्रीफिंग करके इसमें तथ्य मैं लिखता हूँ, फिर मैं अपने शब्दों में उनकी व्याख्या आपके सामने करता हूँ। तो चूँकि लॉकडाउन उस समय चल रहा था जब ये लेने गए थे, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं मिल पाया, फिर भी जो सबसे बड़ा था वही बोर्ड लाए, लेकिन फिर भी छोटा पड़ रहा है। तो आप लोग क्या किया करें कि इसमें जो तथ्य लिखे हुए हैं वो एक फ़ोटो इसकी अलग से खींची जाती है, उसको जूम करके उसको अपनी कॉपी में तथ्य नोट कर लिया करें। जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है, ख़ास तौर से वो छात्र, और जो 12th के हैं वो भी छात्र नोट कर लें, लेकिन ख़ास तौर से जो प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्र हैं तो इसको जूम करके इसको नोट कर लिया करें। ये बड़ी ब्रीफिंग है, इससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। तो आइए देखते हैं अगला अधिनियम क्या है। 1909 का भारत शासन अधिनियम की खास बातें आपने सुनी समझी। अब 1919 का जो इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। अब देखिए इसकी क्या खास बातें थी। इसमें पहली बार ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार ये घोषणा की कि
भारत में हमारा जो शासन का उद्देश्य है वो उत्तरदायित्वपूर्ण शासन यानी जवाबदेही शासन की स्थापना करना है। इस अधिनियम में पहली बार ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कह लीजिए या ब्रिटिश सरकार के द्वारा कह लीजिए, जहाँ से कानून बन के आया, उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि हमारा उद्देश्य भारत में एक जवाबदेही शासन, एक उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना करना है। अगला है, एक उच्चायोग कार्यालय का गठन भारत में किया गया। दरअसल ये गठन क्यों किया गया? क्योंकि दो बड़े लोगों को शासन दिया गया था। एक भारत में था वायसराय, जो सबसे बड़ा था, वो भारत में रहता था, और दूसरा था भारत सचिव, वो ब्रिटेन में रहते थे। अब ये वायसराय पूरे भारतीय प्रदेशों में शासन करने की जिम्मेदारी थी वायसराय की, और ये इस वायसराय की जवाबदेही थी भारत सचिव को। ये अपनी सभी कार्यों की जानकारी और उत्तरदायित्वपूर्ण शासन, ये मतलब इसकी जवाबदेही भारत सचिव को थी। इसकी जिम्मेदारी थी उनको बताना और उनके प्रति मतलब जो है अपने सभी निर्णयों की जानकारी उनको देना। तो भारत सचिव का काम बढ़ रहा था। उनके काम को कम करने के लिए और भारत में जैसे जैसे कानून का शासन स्थापित हो रहा है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा देखिए निर्वाचन की व्यवस्था भी आ गई और एक विधायिका का रूप धीरे धीरे बन रहा है, तो वैसे वैसे कार्य भी बढ़ रहे हैं। अब कार्य बहुत अधिक हो रहे हैं, तो उसके लिए एक भारत में मतलब वैसे तो सचिव हैं तो वो ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, लेकिन भारत में एक उच्चायोग कार्यालय बनाया गया। तो भारत सचिव के कुछ कार्यों को ट्रांसफ़र इधर कर दिया गया उच्चायोग को, तो वो भारत में कार्यालय गठित किया गया एक उच्चायोग के अधीन, और वो कुछ कार्य जो भारत सचिव के थे वो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए गए। उनका कुछ बोझ हल्का हो गया, तो ये व्यवस्था थी। अगला है केंद्रीय व प्रांतीय विषयों की सूची। ये अब देखिए बातें भीतर से छन छन करके उधर चिंतन चल रहा है ब्रिटेन में कि भारत में कैसे शासन किया जाए, किस तरीके से उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना की जाए। प्रांतीय सरकारों को भी अधिकार मिलना चाहिए और केंद्रीय सरकार को भी अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए केंद्रीय विषय अलग अलग बांट दिए गए। कौन कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने का हक होना चाहिए केंद्रीय सरकार को, यानी केंद्रीय विधानमंडल को, और कौन कौन से विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए प्रांतीय सरकारों को। तो वो विषय अलग अलग कर दिए गए कि जो प्रांतीय सरकारों वाले या फिर राज्य सरकारों को हम कह दें कि राज्य सरकारों वाले विषय आज की भाषा में, अब चूंकि उस भाषा में हम इस समय हैं, उस युग में चल रहे, तो हम उसी युग के शब्द को इस्तेमाल करेंगे कि जो प्रांतीय विधानमंडल हैं तो उनकी सूची अलग बनाई गई विषयों की, और केंद्रीय विधानमंडल जो है हमारा उसकी सूची अलग बनाई गई। तो दो सूचियां बनाई गई, उन सूचियों में अधिकारों को अलग अलग किया गया कि भाई ये जो प्रांतीय सूची है इसके अधिकार, ये इन पर कानून आप बना सकते हैं, और जो केंद्रीय सूची है उस पर ये केंद्रीय विधान परिषद है वो कानून बना सकती है। तो सूचियों के माध्यम से अलग अलग अधिकारों को बांटा गया, और पहले सब केंद्र का ही कानूनों से, केंद्रीय विधान परिषद से ही जो कानून बनते थे उनका अनुपालन करना पड़ता था। लेकिन अब इस अधिनियम में जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे संघ सूची और राज्य सूची, तो वो जो संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची आप पढ़ते हैं वो यहाँ से देखिए उसका श्री गणेश उसका हो चुका है। तो अलग अलग विषयों की सूची बना दी गई, प्रांतीय सूची और केंद्रीय सूची, और उनके विषयों को बांट दिया गया। पहली बार इस अधिनियम में किया गया। आइए, लेकिन प्रांतीय विषय जो प्रांतों में जो सूची बनाई गई उसमें भी थोड़ी सी खुराफात मतलब छोड़ दी गई। जो प्रांतों की सरकारें थीं तो
तो प्रांतों की सरकारों में जैसे आज आप देखते हैं कि केंद्र के द्वारा एक गवर्नर नियुक्त किया जाता, ऐसे उस समय भी गवर्नर वहाँ भी होता, उस समय भी होता था प्रांतों में। तो अब देखिए उसको वहाँ के जो प्रांतों की सूची है, प्रांतों की सूची को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक विषय हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। जो 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 हस्तांतरित विषय है उस पर तो कानून बनाने का अधिकार, मतलब जो चुन करके आए हैं लोग वो बनाएंगे, गवर्नर उनसे परामर्श कर सकता है। लेकिन जो आरक्षित विषय हैं, आरक्षित विषय में जो सामान्य निर्वाचन से या वैसे आए हैं, जो भारतीय हैं, उनसे कोई परामर्श नहीं करेगा। वो अपने अधिकारियों से, जो उसके अपने हैं सरकारी वाले, उनसे परामर्श करेगा। ये आरक्षित है। तो एक हो गया हस्तांतरित विषय, दूसरा हो गया आरक्षित विषय। तो इसमें इसी कारण से कि पहले तो सूची बांटी और फिर सूची को भी, लेकिन केंद्र में ऐसा नहीं था, प्रांतों में था। पहले सूची बांटी कि प्रांतों की सूची अलग, अब उसको भी दो भागों में फाड़ कर दिए कि भाई गवर्नर जो है वो आरक्षित विषय पर भारतीयों से परामर्श नहीं करेगा, जो सामान्य निर्वाचन से आए उनसे परामर्श नहीं करेगा, वो अपने जो सरकारी हैं उनसे परामर्श करेगा। तो इस तरीके से आरक्षित और हस्तांतरित ये विषय मतलब बांट दिए गए। और इसी व्यवस्था को, चूंकि ये व्यवस्था लागू की गई प्रांतों में, इसीलिए इसको द्वैध शासन व्यवस्था भी कहा जाता है कि मतलब दोहरी शासन है, दोहरी शासन व्यवस्था कहा जाता है। हालांकि इसकी कह करके आलोचना भी भारत में की जाती है, लेकिन हम तो इसको आलोचना इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये शुरुआत हो रही है। भारतीयों को शासन करने का तरीका सिखाया जा रहा है कि आपको शासन कैसे करना है। तो एकदम सब कुछ तो नहीं दिया जा सकता, तो धीरे धीरे सब दिया जा रहा है। तो इसमें उस जमाने की ये बातें हो रही हैं, बहुत बहुत समय पहले की हैं बातें। तो धीरे धीरे अधिकार दिए जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो कहिए ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, द्वैध शासन प्रणाली थी, खराब थी, तो आलोचना कर सकते हैं। आलोचना करने का बिंदु बनता है, जब आलोचना करेंगे तभी उसका आगे सुधार होगा। लेकिन फिर भी मतलब जो है धीरे धीरे अधिकार दे रहे हैं। तो इसको द्वैध शासन प्रणाली कह करके इसकी आलोचना भी की गई कि ये दोहरा शासन कैसा, एक तरफ गवर्नर अपना शासन चला रहा है, दूसरी तरफ वो चंद भारतीयों से परामर्श करता है। तो जब प्रांतीय सूची है तो प्रांतीय सूची में भारतीयों से परामर्श करना चाहिए। इसके बाद अगला है कि देखिए नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जिसको आज आप कैग कहते हैं, नियंत्रक हिंदी में कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव इस अधिनियम में दिया गया कि एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होना चाहिए, जो कितना धन कोष से निकाला गया और किन किन कामों में खर्च हुआ। ये देखिए उस समय के ज़माने में ये व्यवस्था की गई थी, जो आज हमारे भारत के संविधान में है। तो ये कैग का सुझाव इसमें दिया गया था कि अगर उचित समझें वायसराय तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करें। अब देखिए एक चूँकि ये जो भारतीय राजे थे, रजवाड़े थे, नवाब थे, इन्होंने अंग्रेज़ों की बड़ी मदद की थी। तो ये जब जान गए कि अब अंग्रेजी हुकूमत आ गई है भारत में, तो ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, ये मतलब जो है बहुत पिट्ठू रहे अंग्रेज़ों के, और तभी अंग्रेज़ों ने इनका मान सम्मान किया। तो इनके मान सम्मान, इनका भी एक संगठन बनाने का सुझाव अंग्रेज़ों ने दिया, नरेंद्र मंडल। तो ये सभी जो राजे रजवाड़े जो थे भारत के और देसी रियासतों के, ये अपनी अगर इनकी कोई मांग है तो ये अपना एक संगठन बना लें और संगठन के माध्यम से अपनी बात रखें शासन तक। तो इसको चैम्बर ऑफ प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। ये नरेंद्र मंडल हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं चैम्बर ऑफ प्रोविंस, और ये राजाओं का मंडल था। तो ये इनको कोई समस्या तो ये अपनी बात, ये देसी रियासतों के थे। तो आइए इनके भी गठन का प्रावधान इसमें था और गठन हुआ भी। अब ये द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, जैसे आज आप लोकसभा और राज्यसभा दो सदन जानते हैं, प्रदेशों में जानते हैं कि वो विधानसभा और विधान परिषद। इस प्रकार से हमारे देश में पहली बार 1919 में भारत शासन अधिनियम में ये द्विसदनीय व्यवस्था मतलब
की गई। अब वायसराय की परिषद का गणित समझ लीजिए। वायसराय की जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह लीजिए, या चूँकि क्राउन के द्वारा जब से वो नियुक्त होने लगा तब से उसको वायसराय लिखत पढ़त में कहेंगे। तो वायसराय की जो काउंसिल है, उस काउंसिल का गणित क्या है? टोटल सदस्य 8। 8 में सबसे पहला, सबसे ऊंचा, सबसे सर्वोच्च है वायसराय। वो कहाँ का होगा? ब्रिटिश का होगा, अंग्रेज होगा। दूसरे स्तर का पद है कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ कहाँ का होगा? ब्रिटेन का होगा, वो भी अंग्रेज होगा। अब बचे 6। अब 6 में से 3 अंग्रेज हो गए। अब ये कहा गया कि 3 कम से कम भारतीय होने चाहिए इस अधिनियम में पहली बार। अभी इसके पहले वाला अधिनियम 1909 का जो पार्लियामेंटो सुधार आपने सुना, उसमें केवल 1 सदस्य की नियुक्ति की गई थी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की विधिवेत्ता के रूप में। लेकिन अब 1919 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य कम से कम भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। तो आप देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में फिर भी बहुमत अभी अंग्रेजों का ही है। पहला वायसराय जो किसी भी कानून को ठुकरा सकता है, इसको पावर बहुत है, ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पावरफुल ये व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति है। जैसे आज आप अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको मान सकते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है, तो इस प्रकार से ये भारत में गवर्नर जनरल जो थे वायसराय, ये सबसे शक्तिशाली थे। इनको सबसे ज़्यादा पावर दी गई थी क्योंकि ये अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों का शासन था। जाहिर सी बात है कि इनको सबसे ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएंगी। तो ये किसी भी कानून को जो परिषद के द्वारा बहुमत से भी लिया गया उसको भी ठुकरा सकते थे, और अपनी तरफ से एक अध्यादेश अगर आवश्यक समझे तो अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते थे। वो तो पहले से करते चले आ रहे, पिछले कानून में था। तो अब देखिए, इसमें 8 सदस्य है। ये 8 सदस्य में ये मैंने आपको गणित बताया कि कम से कम 3 भारतीय होने चाहिए, ये विधान किया गया। तो 3 भारतीयों में बहुमत कहाँ रहा? एक वायसराय हो गए, वो अंग्रेज हो गए, कमांडर इन चीफ हो गए, वो अंग्रेज हो गए, और 3 अंग्रेज और हो गए। तो 3 2 5 हो गए। अब बचे 3 भारतीय। तो 3 भारतीय क्या कर लेंगे? कर कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी 1 से बढ़ा के 3 कर दिए गए, ये सुधार किया गया। तो ये साथियों, आज 2 भारत शासन अधिनियम मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने, और जाहिर है कि मेरे लेक्चर से आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। और अगर संतुष्ट नहीं हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में करें, संतुष्ट हुए तो भी कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन ज़रूर दें। नमस्कार साथियों।